ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जीमियाओ के साथ होती है, जो हमें अपने 3 साल पुराने क्रश हायू के बारे में बता रही होती है, जो कि कोई और नहीं हमारा मेन लीड है। जीमिया बताती है कि हायू के साथ उसका कॉलेज में 3 साल से सीक्रेट रिलेशन है, पर उसका जो लव है उसके लिए वो सिर्फ वन साइडेड है, वो उससे पसंद ही नहीं करता। यहाँ पर जीमियाओ हायू को अपने बर्थडे पर इनवाइट करने चाहती है, पर वो तो कह कर जाता है कि उसके पास टाइम नहीं है। तो जीमिया बस यही सोच रही होती है कि हाँ, उसके जैसी फैटी और अगली लड़की के साथ एक रिच और हैंडसम बंदा उसे क्यों पसंद करेगा। वो बताती है कि उसने ग्रेजुएशन के बाद उससे ब्रेकअप करने का डिसाइड कर लिया और वो फिर यहाँ ग्रेजुएशन पार्टी में गई होती है, पर वो तभी ह्वायू को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बातें करते हुए सुनती है, जो कि उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तू सच में जीमिया को डेट कर रहा है, हम लोगों ने रूमर सुने, और क्या तू सच में ऐसी टाइप की लड़की को पसंद करता है। तो यहाँ पर हायू तो कह देता है कि मैं बस उसके साथ मजाक कर रहा हूँ और अभी तो नेक्स्ट मंथ मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ। ये सुनते के साथ ही जीमिया तो शॉक हो जाती है और बहुत ज़्यादा अपसेट होकर फिर यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर हायू का जो दूसरा फ्रेंड है वो कहने लगता है कि हाँ, वो कितनी ज़्यादा फैटी और अगली है, और उसका ऐसे मजाक बनाने लगता है। तो हायू गुस्से में फिर अपने फ्रेंड के ऊपर ड्रिंक फेंक देता है और उसे चिल्लाता है कि वो दोबारा ऐसे ना बोले। तो वो कहता है कि आखिर मैंने क्या गलत बोला, तेरा भी तो यही मतलब है ना कि वो फैटी और अगली है। फिर हम देखते हैं कि इसी के साथ ही 6 साल बीत जाते हैं और हायू यहाँ पर अपनी एक पेशेंट को उसकी बेटी के बारे में बता रहा होता है कि उसकी जो डिजीज़ है उसे इस साल ही अपनी सर्जरी करवानी होगी। और हम देखते हैं कि उस पेशेंट बच्ची की मॉम कोई और नहीं जीमिया होती है, और वो तो हायू को देखकर शॉक होती है। फिर वो तुरंत यहाँ से जाने लगती है, तो हायू उसे रुकने बोलता है। सुनकर ही वो डर जाती है कि उसने क्या उसे पहचान लिया। वो पूछती है कि डॉक्टर क्या कुछ और काम है। तो कहता है कि तुमने अपना मेडिकल रिकॉर्ड नहीं ली। तो जीमिया फिर उसे मेडिकल रिकॉर्ड लेकर यहाँ से अपनी बच्ची को लेकर जा रही होती है, और हायू बस उसे देखकर सोच रहा होता है कि ये वो थोड़ी ना हो सकती है। यहाँ जीमिया बाहर आती है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगती है कि मुझे उम्मीद है कि उसने मुझे पहचाना ना हो। तब यहाँ पर जीमिया की बेटी शाओ फिर उससे पूछने लगती है कि मम्मी, अभी हम लोग जिस डॉक्टर अंकल से मिले थे, क्या वो मेरे डैडी है। ये सुनकर ही जीमिया कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर शाओ फोटो निकालती है और कहने लगती है कि लेकिन आखिर वो डॉक्टर अंकल मेरे डैडी की तरह कैसे दिख रहे हैं। तो जीमिया फिर अपना और हायू का फोटो देखते हुए अपनी बेटी शाओ को समझाने लगती है कि वो तुम्हारे डैड नहीं है और अब हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे। और वो रोते हुए बस यही सोच रही होती है कि वो हायू को पता नहीं लगने देगी कि शाओ उसकी बेटी है। फिर यहाँ पर हायू का फ्रेंड उसके ऑफिस में उससे मिलने आया होता है और वो उसे बताने लगता है कि इस महीने की 20 तारीख को हमारी क्लास रियूनियन पार्टी होने वाली है और तू इतने साल बाद अब्रॉड से आया तो तुझे चलना ही होगा। तो हाई कहता है कि नहीं, मैं शायद नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। तो फिर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि सच में तो कितना बिजी रहता है, हमारी क्लास में सिर्फ तू और वो जीमिया ही है जो हमेशा हर साल पार्टी में आते ही नहीं है। वैसे तुझे वो जीमिया याद है ना, वही फैटी लड़की। तो यहाँ पर जीमिया का नाम सुनकर हायू तो शॉक हो जाता है और फिर उसे पूछने लगता है कि वो इतने साल से क्लास रियूनियन पार्टी में नहीं आई। उसका फ्रेंड कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और हमारे पास उसका कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है। और फिर यहाँ पर हायू का फ्रेंड उसे मना रहा होता है कि प्लीज़ तू इस बार तो पार्टी में आ ही जाना, और वो चला जाता है। तो हायू यहाँ पर फिर एक पेन देखने लगता है और फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जीमिया ने हायू के बर्थडे पर उसे ये पेन गिफ्ट करी थी और उससे बताई थी कि उसकी बर्थडे पार्टी ग्रेजुएशन वाले दिन है, तो वो ज़रूर आएगी अगर वो इनवाइट करेगा। तो हायू कहता है कि क्लास के सभी लोग आ रहे हैं तो तुम भी आ सकती हो। तो जीमिया बस उसे पेन देखकर फिर खुश होकर पीछे बैठ जाती है और वो उसका पेन देख रहा होता है। यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हायू इस बारे में सोच रहा होता है कि उस दिन वो पार्टी में आई नहीं और उसके बाद से वो गायब हो गई, आखिर वो कहाँ गई होगी, ऐसा वो सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हम जीमिया को देखते हैं जो कि अपने घर पे होती है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो किसी आंटी के घर पे रहती है। यहाँ पर आंटी जैसी आती है तो कहने लगती है कि शाओ की सर्जरी के लिए अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे ले लो, उधार ही समझ लो। तो जीमिया कहती है कि नहीं, आखिर आपने मुझे यहाँ पे रहने दी हो तो मैं आपसे ऐसे पैसे कैसे ले सकती हूँ। तो आंटी उसे समझा रही होती है कि तुम आखिर इतनी अच्छी हो, तुमने मेरे बेटे के इस दुनिया से जाने के बाद मेरा इतना ख्याल रखी हो और मेरी फेक डॉटर इन लॉ बन के रह रही हो, तो मैं अब तुम्हें इतना अच्छे से जानती हूँ, तो अगर कोई भी पैसों की प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर जीमिया रात में अपनी बेटी को सुलाने के बाद यहाँ पर अपनी फ्रेंड का कॉल उठाती है। उसकी फ्रेंड उसे बताने लगती है कि क्लास मॉनिटर ने उसे कांटेक्ट किया था और उसके बारे में पूछ रहा था कि क्लास रियूनियन पार्टी में उसे भी बुलाया जाए। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने अभी तो उसे कह दी कि मैं तुम्हारे बारे में अभी कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे सच में इन लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा है, पहले स्कूल टाइम में इन लोगों ने तुम्हें भूली किए और अब तुम्हारे बारे में रूमर्स बना रहे कि तुम मर चुकी हो, पता नहीं आखिर इनका क्या हो गया। क्यों ना तुम रियूनियन पार्टी में पहुंचकर सभी को चौंका दो, तुम तो अब इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और पतली भी हो चुकी हो, तो वो तो देखकर शॉक हो जाएंगे। जीमिया कहती है कि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं मर गई हूँ तो उन्हें समझने दो। तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि वैसे ह्वायू के बारे में मैंने सुनी थी कि वो चाइना आ गया है।
और वो भी क्लास रियूनियन पार्टी में आने वाला है, तो क्या तुम चलोगी? सीमिया ये सुनकर ही शॉक होती है और तुरंत ही मना कर देती है कि मैं नहीं आऊँगी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हें उस बेकार पर्सन को भूल ही जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ज़ेमिया अपने ऑफिस में जब काम कर रही होती है, तब यहाँ पर उसकी डायरेक्टर उससे बात करने आती है और उससे कहती है कि आज वो कोई काम से बिजी है, इसलिए वो उसकी जगह डिनर पार्टी के लिए होटल जाए। तो होटल का नाम सुनकर ही ज़ेमिया को याद आता है कि क्लास रियूनियन पार्टी भी वहीं पर होने वाली है। वो मना करने लगती है कि नहीं नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊँगी। तो डायरेक्टर गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो ठीक है, फिर इस जॉब से भी तुम हाथ धो दोगी। तो ज़ेमिया तुरंत ही मान जाती है, क्योंकि आखिर इस जॉब को वो नहीं खो सकती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की सर्जरी भी करवानी है, तो उसे अभी पैसों की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट सीन में हम वायु को देखते हैं, जो कि यहाँ अपने सारे क्लासमेट्स के साथ पार्टी में आया होता है। वो सभी उसके बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो तो डॉक्टर बन गया है, तो क्या वो किसी को डेट कर रहा है। वायु तो बस बार बार गेट की तरफ देख रहा होता है और ज़ेमिया का इंतजार कर रहा होता है। तभी सारे क्लासमेट्स कहने लगते हैं कि वैसे सब पहुँच गए, बस वो ज़ेमिया अभी तक नहीं आई है। तुम लोग को क्या लगता है कि नेक्स्ट अब वो यहाँ पर आने वाली होगी? किसी के आने की आवाज़ आ रही होती है, तो हुआई तो इमेजिनेशन करने लग जाता है कि ज़ेमिया यहाँ पर आने वाली है। पर तब यहाँ पर तो कोई और ही लड़की आई होती है और सभी क्लासमेट उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि वो इतनी ज़्यादा मोटी हो गई। फिर सभी लोग हंसते हैं, वो यहाँ पर ज़ेमिया का भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि वो कितनी ज़्यादा फैटी और अगली लड़की थी। तो हाई को ही सुनकर गुस्सा आती है और वो इन लोग से फिर ठीक से बात नहीं करता। तभी इतने में एक लड़की बताने लगती है कि ज़ेमिया के बारे में मैंने सुनी हूँ कि वो तो मर चुकी है। हुआई सुनकर शॉक हो जाता है। अभी बाकी क्लासमेट्स भी कहने लगते हैं कि हाँ, तभी तो हमने इतने टाइम से ज़ेमिया को कभी यहाँ क्लास रियूनियन पार्टी में नहीं देखे और वो किसी के कांटेक्ट में भी नहीं थी। लोग लेकिन उस लड़की से कहते हैं कि तुम सच तो बता रही हो ना, ये बात एकदम पक्की है? तो बताती है कि अरे मैंने खुद देखी हूँ, मैं एक बार बहुत ही बीमार थी तो मैं हॉस्पिटल गई हुई थी और वहाँ पर मैंने देखी थी कि ज़ेमिया बहुत ज़्यादा बीमार दिख रही थी और उसका बेली भी इतना बड़ा था, तो मुझे तो लगता है कि पक्का उसे ट्यूमर होगा। तभी यहाँ पर एक बंदा कहता है कि क्या पता वो प्रेग्नेंट होगी। तो तभी ये सब सुनकर हायू तो यहाँ पर रह नहीं पाता और कहता है कि मुझे ज़रूरी काम है, तो मैं अपने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और वो तुरंत चला जाता है। तभी यहाँ पर एक लड़की फिर सारे क्लासमेट्स को बताने लगती है कि वैसे तो हमने हायू और ज़ेमिया के बारे में रूमर सुने हो कि कॉलेज टाइम में ये दोनों पूरे 3 साल के लिए रिलेशन में थे और डेट कर रहे थे। ये सुनकर सभी शॉक हो रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हुआई जब जल्दी में यहाँ से जा रहा होता है, तभी वो ज़ेमिया से टकरा जाता है और ज़ेमिया को गिरने से बचाता है। तभी वो तो शॉक हो जाती है कि यहाँ पर भी वो उसे मिल गया। तुरंत ही जाने लगती है, तो वो तुरंत उसका हाथ पकड़ के रोकता है और पूछता है कि क्या हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं। तो ज़ेमिया फिर तुरंत ही नाटक करने लगती है और कहती है कि डॉक्टर, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? कल मैं अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल आई थी और आपने उसकी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में मुझे बताया था। लगता है कल मैंने मास्क पहनी थी ना, तो इसलिए आपने ठीक से मुझे पहचाना ही नहीं। हम लोग कल ही तो मिले। हुआई सोचता रह जाता है और ज़ेमिया तुरंत यहाँ से जाने लगती है और फिर वो यहाँ से निकलने के बाद साइड में बैठकर अपने आप को संभाल रही होती है। फिर आयु अपने घर आता है और देखता है कि उसकी मॉम और सिस्टर आए होते हैं। यहाँ पर उसकी सिस्टर उसे स्लो से बताने लगती है कि मॉम बहुत ही गुस्सा है। यहाँ पर मॉम फिर उसे डांटने लग जाती है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लिंग फैमिली की डॉटर के साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं गए? तो हाई कहता है कि मॉम मैं बिजी था इसलिए भूल गया। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे तो लगता है तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो। लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें एक ब्लाइंड डेट से इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो भी तुमने यही बहाना कर रहे थे कि तुम बिजी थे। आखिर तुम मेरे दिल का भी तो कुछ सोचो ना, तुम्हारी मॉम को भी एक प्यारी सी डॉटर इन लॉ चाहिए, आखिर तुम मुझे कब दोगे? तो वायु की सिस्टर बात को संभालते हुए कहती है कि मॉम आप गुस्सा मत हो, ज़रूर ऐसा होगा कि आपने जो लड़कियां पहले से इंट्रोड्यूस करवाई होंगी वो इसके टाइप की नहीं होगी। वो हाई से कहती है कि मैं सही कह रही हूँ ना ब्रदर? तो हाई कहता है कि हाँ मॉम ऐसी बात है। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ सही बात है, मुझे तुमसे पहले पूछना चाहिए था कि तुम्हें कैसी टाइप की लड़की पसंद है। चलो अब बता दो कि कोई है तुम्हारी टाइप? तो वायु फिर हाइट और कलर बताने लगता है और कहता है कि वो पतली भी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर फिर यहाँ पर उसकी मॉम और सिस्टर समझ जाते हैं और दोनों साथ में ज़ेमिया का नाम लेते हैं और कहते हैं कि आप समझ आया कि अभी तक तुमने कोई भी ब्लाइंड डेट को क्यों नहीं पसंद करे, क्योंकि अभी तक तुम उस लिटिल गर्ल को भूल नहीं पाए हो ना। तो यहाँ पर उसकी सिस्टर कहने लगती है कि मॉम मैंने आपसे पहले बताई थी ना कि पक्का ये अभी अपने पिछले रिलेशनशिप से बाहर नहीं आया है। हायू फिर उठकर जा रहा होता है, तो उसकी मॉम उसे रोकती है और कहने लगती है कि अगर तुम्हें वो लड़की इतनी पसंद है तो क्यों ना उसे वापस लेकर आ जाओ। तो हाई कहता है कि मेरे और उसके बीच में अब सब कुछ खत्म है। तभी यहाँ पर उसके सिस्टर कहने लगती है कि पक्का उसी लड़की ने तुम्हें छोड़ी होगी ना, वैसे भी मुझे वो बहुत ही पसंद थी और वो ऐसी ही टाइप की थी, बहुत ही स्ट्रांग टाइप की, और उसने तो तुम्हारे सारे दिए हुए गिफ्ट भी रिटर्न कर दी थी। हायू तो फिर जल्दी से चला जाता है और यहाँ पर उसकी मॉम और सिस्टर ज़ेमिया के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं
कि जब वो उसके साथ रिलेशनशिप में था तो कितना खुश नज़र आता था। पर यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है कि सच में ये बंदे को लेकिन रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये उसे इतना पसंद करता था। वायु यहाँ अपने रूम में आने के बाद जीमियाओ का दिया हुआ लेटर देखने लगता है, जिसमें उसने उसे ब्रेकअप के बारे में लिखी थी कि अब उनके बीच में सब कुछ खत्म है और उसका दिया हुआ सारा गिफ्ट भी वो रिटर्न कर रही है। ये लेटर पढ़ के वो अपसेट हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीमिया अपने ऑफिस में बैठी होती है, तभी उसकी कलीग उसे बताने लगती है कि हमारी डायरेक्टर लीना रिलेशनशिप में, और वो जिस बंदे से शादी करने वाली है ना, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो फेमस बंदा है। तो ये सुनकर फिर जीमिया भी खुश हो रही होती है। तब इन लोग की एक और कलीग यहाँ पर आती है और बताने लगती है कि डायरेक्टर लीन ने उसे ये लंच बॉक्स उसके बॉयफ्रेंड के ऑफिस तक पहुँचाने के लिए दी थी, लेकिन उसका बहुत पेट दुख रहा है इसलिए वो नहीं जा पाएगी। तो पूछ रही होती है कि तुम लोग में से क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर बाकी सारे कलीग्स कहने लगते हैं कि उनका तो अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पर फिर जीमिया ही फ्री होती है, वो कहती है कि ठीक है लाओ मैं ही डिलीवर कर देती हूँ। तो यहाँ पर फिर वो एम्प्लॉय उसे बताती भी जाती है कि उसे ये डिलीवर करने के लिए कौन से हॉस्पिटल जाना है, और उस लड़के का नाम डॉक्टर वायु है। जीमिया ने क्योंकि हाँ बोल दी थी इसलिए उसे मानना पड़ता है। वो यहाँ जब वायु के ऑफिस के बाहर पहुँचती है तो सोचने लगती है कि सच में ये दुनिया कितनी छोटी है। डायरेक्टर लिन का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वायु निकला। वैसे भी वो एक रिच लड़का है और वो एक रिच लड़की के लिए तो लायक होगा, दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल है। तभी जैसे ही वो यहाँ पर ये सोचकर उसका डोर खोलने जा रही होती है, तभी वायु खुद ही बाहर आ जाता है और वो उसे देखकर कहता है कि शाओ की मॉम आप यहाँ पर। तो जीमिया फिर उसे ये लंच देने लगती है और बताती है कि ये आपकी गर्लफ्रेंड लिन ने मुझे आपको देने के लिए बोली है। तो भाई कहता है कि किसने कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर ये सोचती है कि सच में क्या अब ये एक स्कमबैग बन गया जो अपने रिलेशनशिप को एडमिट नहीं करने वाला है। वायु फिर उसे अंदर ले लेता है लंच बॉक्स रखने के लिए। तो जीमिया फिर अंदर आ जाती है और उसे बताने लगती है कि डायरेक्टर लीन असल में मेरी बॉस है और कंपनी में सभी को पता लग गया है कि वो अभी रिलेशनशिप में और आप उनकी बॉयफ्रेंड है। और फिर वो लंच बॉक्स रखने के बाद कहती है कि मैं अब चलती हूँ यहाँ से। तभी इतने में उसका पैर स्लिप होता है, वो गिरने वाली होती है। तो तुरंत ही जल्दी से वायु उसे पकड़ने लगता है और यहाँ पर फिर एक लड़की आ जाती है जो कि इन लोग को ऐसे देखकर वायु को चिल्लाने लगती है कि तुम यानी कि इस लड़की की वजह से मुझे रिजेक्ट कर रहे थे, आखिर ये मुझसे ज़्यादा क्या खास है, हम दोनों ज़्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पर फिर वायु उसे क्लियर कर देता है कि तुम कौन होती हो मेरे बीच में इंटरफेयर करने वाली, देखो अभी जाओ यहाँ से। तो वो लड़की गुस्सा होकर यहाँ से बाहर चली जाती है। तो फिर ये सब सुनकर जीमिया वायु से कहती है कि आखिर डॉक्टर वायु आपने कुछ भी एक्सप्लेन क्यों नहीं करे, क्या आपने मुझे शील्ड की तरह यूज़ किया है। तो वो कहता है कि नहीं। तो वायु कहती है कि लेकिन फिर भी आपने कुछ भी क्लियरली बताया नहीं, इसकी वजह से मेरे ऊपर भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको कम से कम मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो वायु कहता है कि सॉरी। इस पर जीमिया फिर कहती है कि मैं अब चलती हूँ। तो वायु बताने लगता है कि लिन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं तो बस उससे एक दो बार ही मिला हूँ, तो हमारे बारे में जो भी रूमर है वो झूठी है। जीमिया कह देती है कि तुम्हें मुझे ये सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कोई एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते नहीं। ये कहकर वो तुरंत ही चली जाती है। तो वायु भी सोचने लगता है कि आखिर ये मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाता है और उसे कहने लगता है कि तू जीमिया के बारे में पता लगाने में मेरी मदद कर। ये सुनकर उसका फ्रेंड शॉक होता है कि जीमिया तेरी फर्स्ट लव, यानी इतने साल सफ़र करने के बाद तूने फाइनली डिसीजन ले लिया। तो वायु कहता है कि आखिर मैंने कब सफ़र किया। तो उसका फ्रेंड कहता है कि अब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, जीमिया के जाने के बाद मुझे पता है कि तू कितना अपसेट रहता था और हर दिन ड्रिंक करता रहता था, और फिर जब तू 6 साल तक अब्रॉड में स्टडी कर रहा था तब तो इतनी सारी लड़कियां तेरे पास आती थी, पर तूने किसी को भी भाव नहीं दिया और आज तक कभी डेट नहीं किया। तो ये सब जीमिया की वजह से तो तू कर रहा था ना, ठीक है फिक्र मत कर, मैं उसके बारे में पता लगाता हूँ। तो यहाँ पर वाई कहता है कि ठीक है अब मैं कॉल रखता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हाई अपनी कार में बैठा होता है, तभी उसे उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो बताता है कि उसे जीमिया के बारे में कुछ चीज़ें पता लगी है। ये कि लास्ट टाइम वो 6 साल पहले एक हॉस्पिटल गई हुई थी और वो प्रेग्नेंट थी, उसका बेबी भी हुआ था, पर चाइल्ड बर्थ के टाइम पर उसके और उसके बेबी की मौत हो गई। ये सुनकर वायु तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपसेट भी। उसे याद आता है कि कैसे उसकी क्लासमेट कह रही थी कि उसने जीमिया को हॉस्पिटल में देखी थी और उसका बैली इतना बड़ा था, तो वो कह रही थी कि उसे तो ट्यूमर है। पर यहाँ पर ये समझ जाता है कि वो प्रेग्नेंट थी और वो फिर अपने और जीमिया के फर्स्ट नाइट को याद करने लगता है जब वो दोनों ही बहुत ही ड्रंक थे, और वो सोचने लगता है कि वो उसकी बेबी की मॉम थी। फिर वो हॉस्पिटल जाता है और जीमिया की वो 6 साल पुरानी वाली डॉक्टर से जीमिया की मेडिकल रिकॉर्ड फाइल मांग रहा होता है और उसके लिए वो उन्हें पैसे भी ऑफर कर रहा होता है, पर डॉक्टर गुस्से में उसे चिल्लाती है कि मैं ऐसी टाइप की नहीं हूँ जो पैसों में
अपने पेशेंट की पर्सनल डिटेल्स को ऐसे रिवील कर दूं, बिल्कुल भी नहीं, इसे लेकर जाओ। तो हुआयू तो यहाँ से चला जाता है और ये डॉक्टर फिर ज़ीमियाओ को कॉल लगाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हुआयू जब यहाँ से बाहर निकल रहा होता है तो उसे एक दूसरा डॉक्टर मिल जाता है और कहने लगता है कि आप पैसे मुझे दे दो, मैं आपको वो मेडिकल रिकॉर्ड फाइल देने में मदद करता हूँ। और उसे वो मेडिकल रिकॉर्ड दे देता है, जिसे फिर हुआयू यहाँ अपनी कार में आके देखता है और शॉक हो जाता है कि ये सच है, वो सच में मर चुकी है, वो भी चाइल्ड बर्थ के टाइम पर। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ीमियाओ की फ्रेंड भी उसे कॉल पे बात कर रही होती है कि तुम फिक्र मत करो, मेडिकल रिकॉर्ड हमने चेंज करवा दिए तो उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं लगेगा, लेकिन देखो वो तुम्हारे बारे में इतना पता लगा रहा है, इसका मतलब है वो तुम्हारी केयर करता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हो। तो ज़ीमियाओ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो बताती है कि असल में जिस दिन उसका बेबी होने वाला था उस दिन उसने नर्स के कहने पर हुआयू को कॉल लगाई थी कि आखिर उसके ट्विंस होने वाले हैं, तो उसे अपने बच्चे के डैड को इस बारे में बताना चाहिए ताकि वो यहाँ पर आकर उसकी केयर करे। तो जैसे ही उसने कॉल लगाई थी तो वो बहुत ही ड्रंक था और वो उसे चिल्लाने लग गया था, तुमने तो मुझसे ब्रेकअप कर ली थी ना, तो आखिर अब क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी है। और वो ड्रंक था इसलिए उसने ये सब बोलकर उसे डांट दिया था। फिर ज़ीमियाओ तो कॉल कट करके तुरंत ही रोने लग गई थी। और बेबी के बर्थ के बाद फिर उसे पता लगा कि उसका एक बेटा और एक बेटी हुई थी, पर जो बेटा था वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से पहले ही मर गया। और फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। फ्लैशबैक इसी के साथ ही ख़त्म होता है और ज़ीमियाओ अभी भी सबको याद करके रो रही होती है और अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि वो बस अभी इम्पल्सिवनेस में मुझे ढूंढ रहा है, देखना वो मुझे जल्दी भूल जाएगा और इस सब पे गिव अप कर देगा। तभी इतने में ज़ीमियाओ की बेटी शाओ से आवाज़ देने लगती है। तो ज़ीमियाओ फिर कॉल कट करने के बाद जल्दी से अपने आंसू पोंछ कर ही अपनी बेटी से मिलती है। नेक्स्ट डे फिर वो अपनी बेटी शाओ को हॉस्पिटल लेकर आई होती है और जैसे ही लिफ्ट खुलता है तो हुआयू भी अंदर आ जाता है। उससे अपसेट देखकर शाओ कहने लगती है कि डॉक्टर अंकल आप मुझे सैड लग रहे हैं, ये लो कैंडी लो। मेरी मॉम बोलती है कि कैंडी खाएंगे तो आप हैप्पी हो जाओगे। तो इसकी बातें सुनकर हुआयू फिर पुरानी चीज़ें याद कर रहा होता है कि कैसे ज़ीमियाओ से जब भी सैड दिखती थी तो कैंडी दिया करती थी। जैसे वो ज़ीमियाओ से बात करने जाता है तो वो उसे इग्नोर करने लगती है और कहती है कि मेरा फ्लोर आ गया और जल्दी से वो अपनी बेटी को चेकअप के लिए लेकर जाती है। और वो यहाँ शाओ को समझाने लगती है कि क्या तुम मॉम से प्रॉमिस करोगी कि दोबारा हम उस डॉक्टर अंकल से कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो शाओ कहती है कि मम्मी आखिर क्यों, मुझे तो वो डॉक्टर अंकल बहुत पसंद है। ये सुनकर फिर ज़ीमियाओ सोचती है कि क्या ये सब ब्लड रिलेशन की वजह से। वो कहती है कि आखिर तुम्हें वो अंकल क्यों पसंद है। तो शाओ बताने लगती है कि डॉक्टर अंकल बिल्कुल मेरे फ़ोटो वाले डैड की तरह दिखते हैं, तो मैं बस उन्हें डैड समझकर बहुत खुश होती हूँ। तो ज़ीमियाओ पूछती है कि क्या तुम्हें डैड चाहिए। तो शाओ रोते हुए बताने लगती है कि क्लास में सभी के पास डैड है पर मेरे पास नहीं। तो ज़ीमियाओ फिर जल्दी से उसे हग करती है और वो अपसेट होती है कि वो अपनी बेटी को उसके डैड से नहीं मिलवा पा रही है। फिर हम देखते हैं कि ज़ीमियाओ जब ग्रॉसरी की शॉपिंग करके घर पहुंचती है तो देखती है कि आंटी की तबीयत ख़राब होती है और यहाँ पर शाओ से बताने लगती है कि मम्मी ग्रैंडमा अभी बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने डॉक्टर अंकल को कॉल कर दी हूँ। फिर ये सुनकर तो ज़ीमियाओ शॉक होती है। तभी आंटी कहने लगती है कि जाने दो, मैं अभी ठीक हूँ, मैंने मेडिसिन ले ली हूँ। तो ज़ीमियाओ कहती है कि नहीं, आपको मैं अभी हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। पर तभी इतने में यहाँ पर हुआयू आ जाता है। तो ज़ीमियाओ बस उसे देखती रह जाती है। यहाँ पर फिर शाओ से बताने लगती है कि डॉक्टर अंकल आप जल्दी से ग्रैंडमा को चेक करो, ग्रैंडमा की तबीयत ख़राब है। तो हुआयू जल्दी से ग्रैंडमा को देखने आता है और फिर उनका ब्लड प्रेशर चेकअप करता है। तो शाओ बता रही होती है कि ग्रैंडमा ये वही डॉक्टर अंकल है जिन्होंने मेरा चेकअप किए थे और मेरी मेडिकल रिपोर्ट बताए थे। फिर वो बताने लगता है कि ग्रैंडमा का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है तो इसलिए उनका हॉस्पिटल में चेकअप ज़रूरी है। ग्रैंडमा मना कर रही होती है कि मेरी अस्थमा की बीमारी बहुत पुरानी है तो रहने दो। तो शाओ कहने लगती है कि ग्रैंडमा आपको डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। तो फिर ग्रैंडमा मान जाती है कि अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर ज़ीमियाओ कहती है कि आंटी अगर आपको आज नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना ही होगा। तो वो मान जाती है। फिर हुआयू भी उनसे कहने लगता है कि आंटी आप अपना ख्याल रखना और हाँ दोबारा मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे बुला सकते हैं। और फिर वो जा रहा होता है। तो ग्रैंडमा फिर ज़ीमियाओ से कहने लगती है कि जाओ तुम डॉक्टर को बाहर तक कम से कम छोड़ कर आ जाओ। तो जल्दी से फिर ज़ीमियाओ बाहर आती है और वो हुआयू को बोलने लगती है कि आज के मैटर के लिए सॉरी, मुझे नहीं पता था कि शाओ ने तुम्हें कॉल कर दिए। तो फिर हुआयू बताने लगता है कि हाँ मैं अपने एल्डर के साथ आज डिनर पे जा रहा था, पर जैसे ही शाओ ने मुझे कॉल करी तो मैं तुरंत यहाँ पर आ गया। तो ये सुनकर ज़ीमियाओ से सॉरी कहती है। तो हुआयू बताने लगता है कि वैसे यहाँ पास में मैंने स्ट्रीट फूड की स्टॉल देखा था। तो ज़ीमियाओ कहती है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। और वो काफ़ी नर्वस होते हुए जल्दी से आगे बढ़ती है। जब दोनों यहाँ फिर साथ में बैठते हैं तो ज़ीमियाओ दोनों के लिए एक एक डिश ऑर्डर करती है और उसमें सी फूड डालने से मना करती है। तो हुआयू शॉक होकर ज़ीमियाओ को देखते रह जाता है। तो ज़ीमियाओ जल्दी से फिर बहाने करती है कि असल में मुझे सी फूड पसंद नहीं है।
तो भाई कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मुझे भी सी फूड पसंद नहीं। वो उससे पूछने लगता है कि वैसे तुम जब भी अपनी बेटी शाओ को लेकर हॉस्पिटल जाती हो तो अकेली होती हो, तो तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है? तो जीमिया ये सुनकर अटक जाती है कि वो क्या बहाना बनाए। तो फिर भाई कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें बताने नहीं है तो जीमिया बताती है कि नहीं, वो अब्रॉड में और बहुत ही काम में बिजी रहता है। फिर यहाँ इसके साथ डिनर के बाद हायू यहाँ अपने कार में होता है और इसी बारे में सब सोच रहा होता है। तभी यहाँ उसका फ्रेंड उसकी कार के पास आता है, तो उसे अचानक से देखकर वो डर जाता है और कहता है कि तू पागल है क्या? उसका फ्रेंड कहता है कि तू मुझे बताएगा कि तू यहाँ कार क्यों खड़ी करा हुआ है। फाइव कहता है कि ये बता कि तुझे जीमिया के बारे में और क्या पता लगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि वैसे भी तुझे और उसे मिले हुए इतने साल हो गए, तो क्यों ना तू उसे भूल जाए, क्या पता वो अपनी लाइफ में अब खुश होगी। तो इसका फ्रेंड बताने लगता है कि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से ये तो कंफर्म नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन हाँ ये है कि हॉस्पिटल में वो बेबी के लिए ज़रूर आई थी और उसके बाद वो कहाँ गायब हो गई वो पता नहीं चला। फाइव कहता है कि तू क्या श्योर है कि वो मेडिकल रिपोर्ट सही होगी? तो उसका फ्रेंड कहता है कि डॉक्टर तू है तो तुझे जानना चाहिए। ओ अच्छा, तेरे को शक हो रहा है कि किसी ने मेडिकल रिकॉर्ड चेंज किया होगा, तो उसका तो मैं नहीं बता सकता। वो बताने लगता है कि वैसे मुझे एक और फ्रेंड ने इस बारे में बताया था कि उस दिन जब क्लब में तेरी बर्थडे पार्टी चल रही थी तो वहाँ पर उसने जीमिया को देखा था। तो हुआई को याद आता है कि जब वो अपने फ्रेंड लोग से जीमिया के बारे में बात कर रहा था तभी उसने फील किया था कि जैसे उसने जीमिया को जाते हुए देखा। तो वो सोचने लगता है कि क्या सच में उस दिन वही थी। यहाँ पर जीमिया जैसे ही घर में आती है तो वो पूछती है कि आंटी आपकी तबीयत अब कैसी है? तो आंटी कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा और उस डॉक्टर का क्या चल रहा है? तो जीमिया कहने लगती है कि हमारे बीच में कोई फ्रेंडशिप नहीं है। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तो नहीं लगता, अभी वैसे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो शाओ ने तुरंत ही फिर उस डॉक्टर को कॉल लगा दी थी और देखो इतनी जल्दी वो 20 मिनट में पहुंच गया, तो सच में वो कितना अच्छा पर्सन है। सीमिया भी हाँ कहने लगती है और वो शाओ से पूछती है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास उस डॉक्टर अंकल का नंबर कैसा है? तो शाओ डरते हुए बताने लगती है कि मैंने डॉक्टर अंकल से खुद ली थी। तो फिर जीमिया उसे डांटने लगती है कि उसने आखिर नंबर क्यों ली। तो यहाँ पर ग्रैंडमा तुरंत ही फिर शाओ की साइड लेते हुए कहती है कि आखिर शाओ ने क्या गलत करी नंबर लेके। जीमिया कहती है कि आंटी मैं इसे डांट नहीं रही हूँ, चलो आपके भी सोने का टाइम हो गया है तो आप भी सो जाओ, कल फिर मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूंगी। फिर शाओ के सोने के बाद जीमिया हायू का नंबर डिलीट करने वाली होती है, पर फिर वो रुक जाती है और उस नंबर को अच्छे से सेव करके रख लेती है और सोचती है कि काश मुझे तुमसे कभी प्यार हुआ ही ना होता। वो याद करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे हाई स्कूल टाइम में रात में जब वो अपने घर की तरफ जा रही थी तभी कुछ गुंडे लड़के उसे परेशान करने लगे थे, पर उसी वक्त ही वहाँ पर ख्वायू आ गया था और उसने उनसे फाइट करके उसे बचाया था, तो तभी से वो उसे पसंद करने लगी थी। फ्लैशबैक इसी के साथ ही ख़त्म होता है और जीमिया अपनी बेटी को हक करते हुए सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो ग्रैंडमा को लेकर यहाँ हॉस्पिटल आई होती है और उनसे बात ही कर रही होती है, तभी यहाँ पर ख्वायू आ जाता है और वो कहने लगता है कि आंटी आपकी जो तबीयत है ना वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में, इसलिए आप इसे इतनी ईजी नहीं ले सकती हैं, तो मेरा मानना है कि इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाए और चेकअप करे। तो यहाँ पर फिर जीमिया उसे कहती है कि थैंक यू डॉक्टर, अगर मुझे कुछ पूछना रहेगा तो मैं आपसे बोल दूँगी। तो वो कहता है कि हाँ और चला जाता है। फिर उसके जाते ही ग्रैंडमा तो हायू की तारीफ़ करने लगती है कि देखो ये कितना अच्छा डॉक्टर है, मैं उसकी पेशेंट भी नहीं हूँ पर फिर भी मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है। फिर यहाँ पे ग्रैंडमा उसे कहने लगती है कि देखो अगर तुम उसे पसंद करती हो ना तो हम उससे बात कर सकते हैं। तो जीमिया मना करती है कि नहीं आंटी मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। तो ग्रैंडमा फिर उसे समझाने लगती है कि तुमने क्या मुझे ओल्ड वुमेन समझी हुई हो जो बहुत ही कंफ्यूज होती है? बिल्कुल नहीं, मुझे सब दिखता है कि तुम उसे देखते हुए कितना ज़्यादा नर्वस हो जाती हो। देखो मैं हमेशा तुम्हारी खुशियाँ चाहती हूँ और अगर तुम्हें वो बंदा पसंद है तो तुम्हें ये एडमिट करना चाहिए, नहीं तो अगर तुम उसे खो दोगी ना तो फिर बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा। वो कहती है कि मुझे ये नहीं पता है कि पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ है और जिससे तुम इतनी परेशान हो, लेकिन जो भी है मैं चाहती हूँ कि तुम उससे भूल कर आगे बढ़ो। तो जीमिया फिर इसी बारे में सोचते हुए जब गर्म पानी ग्लास में निकाल रही होती है तभी वो ध्यान नहीं देती और अपने हाथ पे गिरा लेती है। तो ये देखकर वायु तुरंत ही फिर उसका ठंडे पानी से हाथ धुलाता है। तो जीमिया बस उसे देखती रह जाती है और वो पुराना टाइम याद करती है कि उसने ऐसा एक और बार करी थी, तो वायु ने तुरंत ही उसकी केयर किया था। वो तुरंत ही फिर अपना हाथ हटा लेती है और उसे थैंक यू बोलकर जा रही होती है। तो वायु उसे रोकता है और कहता है कि आखिर तुम कौन से ब्रांड का शैम्पू यूज़ करती हो? मेरा मतलब है कि तुम हमेशा मुझे बहुत ही जानी पहचानी लगती हो, तुम्हारी स्मेल भी। तो जीमिया सोचती है कि कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया। फिर वो तुरंत ही उसे झूठ बोल देती है कि हाँ हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते। वो अपने आप को किसी और लड़की के नाम से उसे बताती है और कहती है कि वो वही क्लास की स्टूडेंट है जिसने उसे एक बार लेटर लिखकर अपना लव कन्फेस करी थी, पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर वो दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गई थी। यहाँ पर वो उसे ताने सुनाने वाले जैसे डायलॉग मारती है कि आखिर तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया तो तुम्हें मैं याद भी कैसे होंगी, और वो उसे ऐसे यकीन दिलाते हुए जाती है जैसे वो कोई और लड़की है और यहाँ से चली जाती है।
और फिर यहाँ से बाहर जाने के बाद वो अकेले में अपसेट हो रही होती है और रोते हुए सोचने लगती है कि आखिर तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो। फिर हाई स्कूल के फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जेमिया यहाँ हायू को चिल्लाने आई होती है और हायू से अपने कजिन ब्रदर की जगह माफ़ी मांग रहा होता है कि उससे गलती हो गई है। तो हायू कहने लगती है कि तुम्हारी रिच फैमिली होने का कितना फ़ायदा है ना, तुम्हारे उस कज़िन ने मेरे ऊपर पैसे चुराने का इल्ज़ाम लगाया था और अब सब नेम क्लियर भी हो गया, तो भी पूरे क्लास वाले तो मुझे चोर समझ रहे थे ना, आखिर कैसे अब मेरी इमेज क्लियर होगी। तो भाई उसे समझा रहा होता है कि देखो सच में उससे गलती हो गई है, तो तुम कहो कि आखिर मैं उसकी जगह तुम्हें कैसे कंपेंसेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जीमिया फिर गुस्से में उसे कह देती है कि ठीक है फिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, अगर तुम हाँ बोलोगे तो फिर मैं तुम्हारे उस कज़िन को माफ़ कर दूंगी। यहाँ पर ये सुनकर फिर वायु कुछ बोल नहीं पाता है। जीमिया कहती है कि देखा तुम नहीं कर सकते मुझे कंपेंसेट, और वो रोते हुए जाने लगती है। तो वायु से आवाज़ देता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। तो जीमिया सुनकर शौक होती है और पीछे मुड़ती है। तब तक फिर वायु वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और यहाँ पर जीमिया इसी बात में सोच रही होती है कि उसने वायु को इस तरीके से डेटिंग के लिए मनाई थी, लेकिन वो तो असल में उसे सच में लाइक करती थी। वो सोचती है कि लेकिन उसके लिए तो ये बस फोर्स रिलेशनशिप था, तो उसे थोड़ी ना मैं खुद से लाइक करने के लिए फोर्स कर सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वायु यहाँ अपने घर पे आ जाता है और वो बहुत ड्रिंक करते हुए यहाँ पर जीमिया और अपनी पुरानी फ़ोटो देख रहा होता है और फिर उसके सामने वो उसे इमेजिनेशन में दिखाई भी देने लगती है। वो उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे हक करने जाता है। तभी उसे कह रही होती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फिर नेक्स्ट डे वायु अपनी साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है। तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी अपनी फर्स्ट लव को पसंद करते हो। वायु उसका जवाब नहीं देता, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन चेंज करती हूँ। तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि वो एक फैटी लड़की थी और ब्यूटीफुल भी नहीं थी, पर फिर भी उसके फोर्स करने की वजह से तुम्हें उसके साथ डेट करना पड़ा? और क्या तुम ऐसा सोचते थे कि उसने फोर्सली तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए हाँ बुलवा लिए और वो बस तुम्हारे लिए एक शेम है, इसलिए तुम कभी उसकी और अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहते थे? तो वायु इसका जवाब कहता है कि नहीं। तो फिर साइकेट्रिस्ट उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारे माइंड में वो कैसे टाइप की पर्सन थी। तो वायु बताने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, इतनी स्टूपिड कि इतने दिनों से जब उसने कुछ खाना नहीं खाई थी तो भी उसने एक सड़क पर मिली हुई कैट को अपने पैसों से खाना खिला दी थी। सच में मैं जब भी उसे कोई महंगी गिफ्ट भी देता था तो वो लेती नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती थी। उसने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए हाँ बुलवा ली थी, पर वो फिर भी अपनी स्टडीज़ में बहुत मेहनत किया करती थी। इवन दूसरे लोग इतना नहीं करते थे उतना ज़्यादा। तो फिर साइकेट्रिस्ट कहती है कि यानी तुम्हारी नज़र में वो बहुत ज़्यादा काइंड और बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन थी। वाई कहता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड थी, उस टाइम पर मैं उसके साथ इतना मीन था, फिर भी उसे इसकी कोई नहीं पड़ी थी, वो फिर भी मेरे साथ थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे वायु जब कोई चीज़ के लिए परेशान था और इतनी ड्रिंक कर रहा था तो वहाँ पर जीमिया उसे संभाल रही थी कि वो ऐसे ड्रिंक ना करे। तो फिर वो उसे उल्टा चिल्लाने लग गया था कि तुम बस मेरी नाम की गर्लफ्रेंड हो, तो ज़्यादा क्लोज बनने की ज़रूरत नहीं है, तो अब जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो गुस्सा होकर जाना भी चाह रही थी, पर उसे ऐसी हालत में छोड़कर वो नहीं जा पाती है और उसे कहती है कि ठीक है तुम्हें ड्रिंक करना है ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ ड्रिंक करूँगी। और फिर ये देखते हुए वायु तो बस शॉक रह जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर वायु इसी बारे में अपनी साइकेट्रिस्ट को बता रहा होता है और कहता है कि आपको नहीं लगता कि सच में वो कितनी ज़्यादा स्टूपिड थी। तो फिर साइकेट्रिस्ट उसे बताती है कि मिस्टर वायु, मुझे लगता है कि आप उसे प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। वायु मना कर देता है कि नहीं, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। तो फिर डॉक्टर बताती है कि अगर तुम उससे प्यार ना कर रहे होते तो इतने सालों बाद भी उसके बारे में सपने ना देखते। और मैं समझ गई हूँ तुम बस इसी बात को माइंड करते हो कि उसने तुम्हें धमकी दी, लेकिन तुम ही सोचो जब उसने तुम्हें धमकी दी तो उसने साथ ही साथ अपने भी ईगो को गिव अप कर दिए। तो वायु को फिर याद आ रहा होता है कि जीमिया ने उसे कितना बताई थी कि उसने कोई चोरी नहीं करी थी। ये सब सुनकर वो कहता है कि डॉक्टर आज का सेशन यहीं पर ही एंड करते हैं। तभी डॉक्टर उसे कहने लगती है कि अब वो तुम्हारी लाइफ से तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, तो क्यों ना तुम भी अपना ये ऑब्सेशन बंद करो। अब वो क्या पता अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होगी, तो तुम्हें बस उसे अपनी ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। फिर वायु यहाँ अपनी कार में आके बैठता है और जीमिया के बारे में सोच रहा होता है कि क्या वो उसे प्यार करते हैं। तो फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जीमिया को उसने सबसे पहली बार तब देखा था जब वो उस कैट को अपने हिस्से का खाना खिलाने गई थी, और फिर उसने दूसरी बार उसे क्लास में देखा था जब वो उसके क्लास में शिफ्ट हुई थी और पहली बार आई थी। वो दोनों डेस्कमेट बन गए थे। इसी बारे में याद करते हुए वायु सोच रहा होता है कि इसका मतलब है कि शुरू से वही उसे लाइक करने लग गया था।
फिर इतने में हुआयू को यहाँ पर कॉल आती है उसके नेफ्यू के टीचर की, और वो बता रही होती है कि आपके नेफ्यू ने यहाँ स्कूल में फ़ाइट किया है। तो उसका नेफ्यू बाव से आवाज़ देकर कहने लगता है कि अंकल प्लीज़ मेरी मॉम को इस बारे में मत बताना, और क्यों ना आप यहाँ पर आ जाओ स्कूल में मुझे पिक करने। हुआयू फिर स्कूल पहुँचता है और बाव से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। तो वो बताने लगता है कि ये लड़की है ना शाओ, इसने मुझसे फ़ाइट करी है, मैंने तो बस इसका बाल पकड़ा था और इसने डायरेक्ट फिर मेरा गला ही पकड़ ली। तो हुआयू तो यहाँ पर शाओ को देखकर खुश हो जाता है कि यानी अब वो यहाँ पर ज़ीमियाओ से फिर मिलने वाला है। तभी शाओ से बहुत ही क्यूटली कहने लगती है कि डॉक्टर अंकल आप यहाँ मुझे मिल गए। तो भाव कहता है कि अंकल आप इसे जानते हैं। जैसे ही ज़ीमियाओ यहाँ पहुँचती है तो हुआयू उसे देखकर अपनी डॉक्टर की कही हुई बात याद करने लगता है कि उसकी डॉक्टर ने उसे पूछी थी कि वो जो न्यू लड़की तुम्हारी लाइफ में आई है वो बिल्कुल तुम्हें ज़ीमियाओ की तरह लगती है, तो क्या तुम उसे स्टैंड इन की तरह ट्रीट कर रहे हो। देखो अच्छा रहेगा कि तुम क्या चाहते हो इस बारे में अच्छे से सोच लो, क्योंकि ये दूसरे पर्सन के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है, नहीं तो फिर बाद में तुम्हें खुद भी रिग्रेट होगा। इस बारे में ही हुआयू याद कर रहा होता है। फिर ज़ीमियाओ तुरंत यहाँ पर शॉ के पास आती है और टीचर से पूछने लगती है कि क्या हुआ है। तो टीचर कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस दोनों बच्चे ने आपस में फ़ाइट करे। फिर हुआयू तो यहाँ पर शॉ से अपने नेफ्यू बाव के बदले में माफ़ी मांग लेता है कि इसे तुम्हारे बाल नहीं खींचने चाहिए थे। तो बाव कहता है कि अंकल आप आखिर माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, इसने मुझे भी तो मारी है। तभी ज़ीमियाओ भी बाव से अपनी बेटी के बदले में माफ़ी मांग लेती है कि देखो तुम लोग तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे ना, तो चलो अब गुस्सा ख़त्म करो और दोनों हाथ मिला लो। वो बाव तो फिर यहाँ पर ज़ीमियाओ को देखकर खुश हो जाता है कि आंटी आप तो कितनी ब्यूटीफुल है। फिर वो मान जाता है और यहाँ पर शॉ के साथ हाथ मिला लेता है और दोनों जन फिर एक दूसरे से माफ़ी मांग कर अपना झगड़ा ख़त्म कर लेते हैं। तो फिर हुआयू और ज़ीमियाओ दोनों स्माइल करने लगते हैं। जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो बाव फिर हुआयू से पूछता है कि अंकल क्या आप ये ब्यूटीफुल आंटी को पहले से जानते हैं। तो हुआयू कहता है कि नहीं इतना अच्छे से नहीं। तो फिर बाव कहता है कि फिर आप आखिर उन्हें घूर घूर कर क्यों देख रहे थे, क्या आपको नहीं लगता ये बहुत ही गंदी हरकत थी। तो फिर हुआयू से कहता है कि अगर तुम एक वर्ड और बोलोगे ना तो मैं तुम्हारी मॉम को कंप्लेन कर दूंगा कि आज यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो कहता है कि अंकल माफ़ कर दो, मैं ऐसा वापस नहीं बोलूँगा। तभी यहाँ पर ज़ीमियाओ को चक्कर आ रहे होते हैं, वो गिरने लगती है। तो फिर शॉ कहती है कि मम्मी आपको क्या हुआ है। तो उसकी बात सुनकर जल्दी से हुआयू यहाँ पर ज़ीमियाओ को पकड़ने आता है और वो उसे गिरने से बचाता है। ज़ीमियाओ कहती है कि मैं ठीक हूँ, पर वो वापस से गिर रही होती है। तो यहाँ पर हुआयू उसे अपनी कार में ला के बैठाता है और कहता है कि ये कैंडी खाओ, तुम्हारा शुगर लेवल कम हो गया इसलिए तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। चलो मैं तुम दोनों को घर भी छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम लोग का घर रास्ते में पड़ेगा। तो ज़ीमियाओ उसे मना नहीं कर पाती है। यहाँ पर फिर वो उसे और शाओ को उसके घर तक छोड़ देता है। तभी सामने कुछ स्ट्रीट फूड मिल रहा होता है तो बाव जिद करने लगता है कि अंकल मुझे वो खाना है। तो हुआयू नहीं मान रहा होता है। तो यहाँ पर ज़ीमियाओ उसे कहती है कि बच्चा इतना जिद कर रहा है तो उसे खिलाई दो, वहाँ पर क्लीन खाना मिलता है। फिर यहाँ पर ज़ीमियाओ को फिर से चक्कर आ रहे होते हैं तो हुआयू बाहर आता है और उसे समझाने लगता है कि अगली बार से वो ऐसे ब्रेकफास्ट स्किप ना करे और टाइम पर खाना खाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो कहता है कि चलो वैसे भी खाने का टाइम हो गया है तो हम लोग साथ में चल के खा लेते हैं। तो ज़ीमियाओ फिर मान जाती है और ये लोग साथ में आके बैठते हैं। फिर यहाँ पर हुआयू खाने ऑर्डर कर रहा होता है। तभी वो इस बारे में शाओ से पूछता है कि तुम्हारी मम्मी तो सी फूड नहीं खा सकती है, तो तुम्हारा क्या तुम खाओगी। तो वो कहती है कि मेरी मम्मी तो खा सकती है। तभी जल्दी से यहाँ पर ज़ीमियाओ बहाने करती है कि असल में पहले मैं खा लेती थी लेकिन अभी अचानक से मुझे एलर्जी हो गई है। पर हुआयू समझ जाता है कि कुछ तो है जब वो छुपा रही है और आखिर उसने उसे झूठ के बोली। फिर जब खाने के पैसे पे करने का टाइम आता है तो हुआयू यहाँ पर चारों का बिल पे करने वाला होता है, पर ज़ीमियाओ जल्दी से अपना और अपनी बेटी शाओ का बिल पे करके उसे बाय बोल कर चली जाती है। तो हुआयू अपसेट होकर बाहर ज़ीमियाओ को जाते हुए देख रहा होता है। तभी यहाँ पर फिर बाव कहने लगता है कि अंकल आखिर आप अभी भी आंटी को देखे जा रहे हैं। हुआयू उसे याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें चुप रहने बोला था ना। फिर नेक्स्ट डे ज़ीमियाओ जब अपने ऑफिस से रात में घर के लिए जा रही होती है तभी यहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर है वो उसे देखे जा रहा होता है और कहने लगता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल लड़की हो और इतनी रात में ट्रेवल कर रही हो, सच में तुम्हारा हस्बैंड क्या तुम्हें पिक करने भी नहीं आ सकता है। अगर मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो ना तो मैं तो उसे इतनी रात को अकेले छोड़ ही नहीं सकता। तो ज़ीमियाओ समझ जाती है कि ये ड्राइवर बिल्कुल सही नहीं है। वो तुरंत ही फिर यहाँ पर हुआयू को कॉल करके उसे कहने लगती है कि हस्बैंड मैं बस पहुँचने वाली हूँ तो तुम वहाँ गेट के बाहर ही मुझे पिक करने आ जाना। हाँ ठीक है, तुम टाइम पर पहुँच जाओगे ना, ऐसा बोलकर वो कॉल कट करती है। तो हुआयू यहाँ पर समझ जाता है कि वो शायद कोई प्रॉब्लम में। यहाँ पर ज़ीमियाओ जैसे ही अपने घर तक पहुँचती है तो वो कार से निकल के डरते हुए जा रही होती है कि कहीं ये बंदा उसका पीछा ना करे, और उस ड्राइवर ने तो उसके ऊपर नज़र भी रखा होता है। पर तभी टाइम पर यहाँ पर हुआयू आ जाता है। तो फिर ये देखने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर अपना चला जाता है। फिर ज़ीमियाओ उसे थैंक्स बोल देती है। तो हुआयू कहता है कि वैसे तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, आखिर वो तुम्हारी केयर क्यों नहीं करता है, ऐसे कैसे वो तुम्हें अकेले छोड़ सकता है।
क्या तुम लोग का रिलेशन अच्छा नहीं है? तो जीमिया जल्दी से कहती है कि नहीं, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। तो ह्वाई कहता है कि फिर आखिर तुमने मुझे क्यों कॉल करी थी? तो कहती है कि वो कॉल गलती से लग गया और सॉरी, ऐसा अब दोबारा कभी नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही अपने घर चली जाती है। फिर ह्वाई सोचता रह जाता है कि आखिर मुझे क्या हो गया है, ये थोड़ी ना जीमिया है। फिर यहाँ से वो क्लब जाता है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। यहाँ पर ह्वाई अपने फ्रेंड से पूछता है कि जीमिया के बारे में कुछ पता लगा कि नहीं। तो उसका फ्रेंड कहता है कि इन्वेस्टिगेशन चालू है, शायद जल्द ही पता लग जाएगा। लेकिन आखिर ये बता कि जीमिया अगर तेरे को मिल गई तो तू करने क्या वाला है? तो भाई कहता है कि ऑफ कोर्स अब मैं दोबारा उसे नहीं खो सकता। तो इसका फ्रेंड कहता है कि लेकिन अगर उसकी शादी हो गई होगी तो भाई कहता है कि तो भी मैं उसे छीन लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाह यहाँ पर जीमिया से पूछ रही होती है कि मम्मी कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो क्या आप चलोगी ना मुझे पिक करने के लिए? तो फिर जीमिया मान जाती है और कहती है कि वैसे बाव के लिए कौन आने वाला है? तो फिर शाह कहती है कि ऑफ कोर्स उसकी मम्मी डैडी। ये सुनकर फिर जीमिया खुश होती है कि अब वो वहाँ पर हायू से थोड़ी ना मिलेगी। पर नेक्स्ट डे जब मीटिंग के बाद ये लोग बाहर आते हैं तो यहाँ पर बाव को पिक करने के लिए ह्वायू आया होता है। तो उसे देखकर वो शॉक हो जाती है कि ये फिर से यहाँ पर आ गया। तभी शाह भी जल्दी से जाकर ह्वायू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अंकल क्या मैं आप लोग के साथ घूमने चल सकती हूँ? बाव ने मुझे बताया कि ये आपके साथ आज घूमने चलने वाला है। तो ह्वायू उसके लिए एग्री करता है। फिर ये चारों मिलकर यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर बच्चे जिद करते हैं कि वो इन लोग की फ़ोटोज़ दे। तो ह्वायू फिर इन लोग की फ़ोटोज़ देने में हेल्प करता है। फिर ह्वायू और बाव दोनों मिलकर आइसक्रीम लाने जाते हैं। तभी बाव बताने लगता है कि हम पीनट वाली आइसक्रीम नहीं ले सकते हैं। शाह ने मुझे बताई है कि वो और उसकी मॉम दोनों ही पीनट वाली आइसक्रीम नहीं खा सकते, उन्हें पीनट से एलर्जी है, वो भी बहुत ज़्यादा। ये सुनते के साथ ही ह्वायू को याद आता है कि उसने देखा था कि जीमिया को भी पीनट से ही एलर्जी थी, वो भी बहुत ज़्यादा। तो फिर इसे और शक हो जाता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। वो फिर अपने नीफे से कहता है कि तुम यहीं पर ही इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। और वो जीमिया को ढूंढने गया होता है, पर वो उसे मिलती ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर छुपी हुई होती है और अपनी बेटी शाह को लेकर चली जाती है। फिर ह्वायू इसी बारे में सोचने लग जाता है कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, वो जीमिया नहीं हो सकती है। फिर काफ़ी सोचने के बाद वो जब बाव के साथ कार से जा रहा होता है तो बाव कहने लगता है कि आखिर हम लोग ने चाव और उसकी मॉम को अपने साथ क्यों नहीं लिए? देखो अंकल, बारिश भी होने लग गई, अब तो वो लोग भीग जाएंगे, तो उनके पास तो कार भी नहीं है। तो ह्वाई को भी उनकी फिक्र होती है और वो ड्राइवर को वापस कार घुमाने बोलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जीमिया अपनी बेटी शाह के साथ एक जगह पे रुकी हुई होती है और कहने लगती है कि ड्राइवर अंकल यहाँ तक अंदर नहीं आएंगे तो हमें आगे चलना पड़ेगा। तो शाह कहती है कि लेकिन मम्मी यहाँ बाहर तो इतनी बारिश हो रही है। तो जीमिया उसे उठाकर कहती है कि हम लोग 1 2 3 काउंट करके जल्दी से भाग के निकल जाते हैं, फिर ड्राइवर अंकल बाहर मिल जाएंगे। पर यहाँ पर फिर ये लोग वेट करते रह जाते हैं और ड्राइवर कॉल पे बता देता है कि असल में उसे कोई काम पड़ गया, वो नहीं आने वाला है। तो इतनी तेज़ बारिश में ये लोग यहीं पर ही फंस जाते हैं। फिर इतने में यहाँ पर ह्वायू अपनी कार से निकल कर जल्दी से उसके पास आता है। तो जीमिया कहती है कि तुम क्यों आ गए, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी। तो ह्वायू शाह की फिक्र कर रहा होता है कि वो बीमार हो जाएगी और वो उसे उठा के लेके जाने लगता है। तो शाओ तो उससे डैडी कह देती है। फिर ह्वाई इन लोग को कार में बैठाने के बाद जीमिया से कहता है कि मेरा घर अभी पास में, तो क्यों ना मैं अभी तुम लोग को मेरे घर लेके चलता हूँ। शाओ भी काफ़ी भीग चुकी है तो भी यहाँ पर जीमिया मना कर रही होती है। तो ह्वाई कहने लगता है कि शाओ बीमार है इसलिए हम लोग उसे ज़्यादा देर भीगे हुए नहीं छोड़ सकते। तो जीमिया को मानना पड़ता है। वो दोनों बच्चों को यहाँ रूम में सुलाने के बाद जब बाहर निकलती है तो यहाँ पर ह्वाई उसके सामने आ जाता है। वो कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारा शर्ट पहन ली, जब मैं अपने घर पे जाऊंगी तो तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। तो फिर वो कहता है कि आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों करती रहती हो, मैं आखिर तुम्हारी बच्ची के क्लासमेट का अंकल हूँ, तो आखिर कुछ तो बात है। तो जीमिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में तुम तो जानती हो कि तुम मेरे पहले क्रश थे, इसलिए अब तुम्हें देखकर मैं थोड़ी अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ, तो ये बस नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। वायु कहता है कि सिर्फ यही बात है या फिर कुछ और, मुझे लगता है तुम तो कुछ सीक्रेट छुपा रही हो। तो जीमिया अभी भी काफ़ी बहाने करने लग जाती है। तभी यहाँ पर वायु नहीं मानता और कहता है कि मुझे ट्राई करना है। वो कहती है कि क्या, तभी वो उससे फोर्सली किस करने लग जाता है। तो जीमिया उसे बाइट कर लेती है और जल्दी से दूर करती है और भागने लगती है। तो वायु उसे जीमिया के नाम से बुलाता है और फिर उसके सामने आकर कहने लगता है ये सब बस कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, तुम सी फूड नहीं खाती हो कि तुम्हें उससे एलर्जी है, और तुम पीनट भी नहीं खाती हो, उससे भी तुम्हें एलर्जी है, और ऊपर से तुम दिखने में और बिल्कुल स्मेल में भी जीमिया की तरह ही हो और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तुम जीमिया ही हो। तो भी वो मानती नहीं और कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो। यहाँ पर वायु उसके सामने नील डाउन होकर उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट थी और हमारा बच्चा भी था। तो यहाँ पर जीमिया तुरंत ही मना करती है कि बिल्कुल नहीं, शाओ मेरी और मेरे हस्बैंड की बेटी है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए देखो ऐसी हरकत दोबारा आप कभी मत करना। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही भाग रही होती है। तो वायु फिर तुरंत ही उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीमिया ये सुनकर रुक जाती है और वो कहने लगता है
कि इससे पहले मैं अपने आप को समझ नहीं पाया था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। पर बात तो ये कि मैं तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करता था, पर हमारे बीच में इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया हूँ, तो तुम चाहे मुझे जैसे पनिश कर दो, लेकिन ऐसे मुझे इग्नोर मत करो। जीमिया फिर ये सुनकर रुक जाती है, तो यहाँ पर हुआई जल्दी से आकर उसे पीछे से हक कर लेता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ते जाते हुए रुक जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तो फिर यहाँ पर हुआई अपना फ़ोन उठाता है। हुआई को उसका फ्रेंड कॉल पर बताता है कि जीमिया मर चुकी है और हमें उसकी ग्रेव भी मिल गई है। ये सुनकर हुआई शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही यहाँ से भागकर चला जाता है। फिर यहाँ पर जीमिया भी रोने लगती है और वो याद करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। जीमिया ने अपनी फ्रेंड को खुद बोली थी कि वो उसके लिए एक फेक ग्रेव का इंतजाम कर दे, ताकि फिर हुआई को ऐसे पता लग जाए कि वो मर चुकी है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है, वो क्या करना चाहता है, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि अब मुझे उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। तो उसकी फ्रेंड फिर उसकी बात मान जाती है कि ठीक है, जैसा तुम बोलो। जीमिया खुश होती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर हुआई जब जीमिया की ग्रेव पर गया होता है तो वो अपने फ्रेंड से कहता है कि तू जा, मैं यहाँ पर अकेले रहना चाहता हूँ। फिर वो रोते हुए यहाँ पर जीमिया से बातें करने लगता है और कहता है कि तुम आखिर मुझे ऐसे अकेले छोड़ कर क्यों चली गई, अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से सॉरी भी नहीं कर पाया। वो यहाँ पर रोते हुए उससे बातें कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीमिया अभी घर पे रो रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है उसे मिलने के लिए। तो फिर जीमिया कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे तो खुश होना चाहिए, तो मैं इतनी सैड क्यों हो रही हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम अब फिक्र मत करो, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो हम लोग न्यू जगह पे जाके रहेंगे और तुम वापस अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती हो। फिर हम देखते हैं कि जीमिया घर पे वायु की फ़ोटो ढूंढ रही होती है और वो फिर शाह से पूछती है कि क्या तुमने वहाँ पर फ़ोटो रखी देखी थी। तो शाह कहती है कि डैडी की फ़ोटो। तो जीमिया फिर उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक डैडी नहीं दे पाऊँगी तो क्या तुम मुझे ब्लेम करोगी। तो शाह कहती है कि बिल्कुल नहीं, माना मुझे सारे बच्चों की तरह एक डैडी चाहिए, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरी मम्मी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, तो मेरे लिए डैडी से ज़्यादा मम्मी काफ़ी है। फिर जीमिया के सोने के बाद शाह उठकर यहाँ पर वायु की फ़ोटो देखते हुए कहने लगती है कि मेरे डॉक्टर डैडी। फिर नेक्स्ट डे जीमिया अपनी बेटी शाह को हॉस्पिटल लेकर गई होती है। तभी यहाँ पर ये लोग नर्स की बातें सुनते हैं, जो कि कह रही होती है कि आज डॉक्टर वायु ने छुट्टी ली है, वो बहुत बीमार है। ये सुनकर शाह कहने लगती है कि मम्मी हम लोग डॉक्टर अंकल से मिलने चलते हैं, वो बीमार है। तो जीमिया उसे समझाती है कि हम अंकल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर वायु को, जो कि घर पे जीमिया को याद कर रहा होता है और वो भी वही फ़ोटो देखते हुए नेकलेस को देख रहा होता है जो उसने जीमिया को गिफ्ट किया था, और वो कितनी ज़्यादा खुश हुई थी। हमें दिखाते हैं कि वो नेकलेस असल में उसने ही डिज़ाइन किया था और स्पेशली उसके लिए बनवाया था। वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि काश अगर मैंने पहले ही तुमसे अपना लव कन्फेस कर दिया होता और तुम्हें बता दिया होता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो तुम शायद नहीं मरती। वो रोते हुए खुद से कहने लग जाता है कि सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें खो दिया, मैंने ही तुम्हें मार दिया। और फिर वाइन की बॉटल को अपने हाथ से तोड़कर वो अपने हाथ में चोट पहुँचा लेता है। फिर यहाँ पर कोई उसका डोरबेल बजाता है और यहाँ पर शाह आई होती है। तो वो उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर। शाह बताती है कि मैंने हॉस्पिटल में नर्स से सुनी कि आप बीमार है, तो मैंने आपको देखने आई थी। तो फिर वायु पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम को पता है। तो शाह कुछ नहीं बोलती है। फिर वायु उसे अंदर ले लेते हैं। यहाँ पर वो उसके हाथ में पट्टी बंधा हुआ देखकर कहने लगती है कि आपको चोट लगी है, फिर तो आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना डॉक्टर अंकल। तो भाई कहता है कि मैं ठीक हूँ, चलो मैं अभी तुम्हारी मम्मी को कॉल कर देता हूँ। तो शाह जल्दी से मना करती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर सीक्रेटली आई हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा देर रहने दे दो, उसके बाद तो मैं चली जाऊँगी। तो फिर वायु मान जाता है और कहता है कि लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, नहीं तो तुम्हारी मॉम फिक्र करेंगी। फिर यहाँ पर शाह से अपने टिफ़िन निकाल कर देती है और कहती है कि ये सूप है, मम्मी ने मुझे बताया कि जब भी बीमार हो तो सूप पीने से जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो मैंने ये खरीद के लाई हूँ, आप जल्दी से पी लो ताकि आप ठीक हो जाओ। तो हुआई मान जाता है और पीकर कहता है कि बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जीमिया अपने ऑफिस में होती है, तभी उसे अपनी बेटी शाह की टीचर की कॉल आती है और वो पूछने लगती है कि आज शाह क्या बीमार है, आज वो स्कूल नहीं आई। ये सुनते के साथ ही जीमिया शॉक हो जाती है और कहने लगती है कैसे कैसे हो सकता है, मैं खुद उसे स्कूल छोड़ने गई थी। तभी जीमिया समझ जाती है कि शाह आखिर कहाँ जा सकती है। वो कहती है कि टीचर मैं उसे ढूंढती हूँ, मुझे पता है शायद वो कहाँ पर होगी। फिर वो तुरंत यहाँ पर वायु को कॉल करती है और पूछती है कि क्या शाह तुम्हारे साथ है। तो वो बता देता है कि हाँ। तो जीमिया कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुरंत ही उसे पिक करने आ रही हूँ। यहाँ पर फिर वायु शाह को समझा रहा होता है कि तुम ऐसे अपनी मॉम को टेंशन में डालकर बिना उन्हें बताए कहीं नहीं जा सकती हो। शाह कहती है कि लेकिन अगर मैं उन्हें बता दी तो वो मुझे आपसे मिलने नहीं आने देती। वाई कहता है कि लेकिन चाहे जो भी रीज़न हो, तुम अपनी मॉम को ऐसे टेंशन में मत डाला करो। तो शाह मान जाती है और कहती है कि डॉक्टर अंकल क्या आप मुझे बस एक हक कर सकते हैं। तो वो तुरंत ही उसे हक करता है। यहाँ पर फिर जीमिया पहुंचकर बहुत सारी डोरबेल बजाने लगती है। वाइट जैसी डोर खोलता है तो जीमिया तुरंत ही अपनी बेटी शाह से कहने लगती है कि तुम आखिर बिना बताए ऐसे क्यों यहाँ पर आ गई, पता है मैं कितना ज़्यादा डर गई थी।
वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि अगली बार तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो यहाँ पर फिर वायु कहता है कि अच्छा ठीक है, डांटो मत इसे। सीमिया गुस्से में शाओ से कहती है कि अब चलो। तभी इतने में यहाँ पर वायु बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो ये देखकर सीमिया फिर यहाँ पर उसे बेड पे लेटा देती है और उसकी केयर कर रही होती है। और वो शाओ से कहती है कि तुम जाओ जब तक लिविंग रूम में खेलो, मैं यहाँ पर डॉक्टर अंकल को मेडिसिन दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अपने घर चलेंगे। फिर सीमिया याद कर रही होती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे बताई थी कि वायु हर रोज़ उसकी ग्रेव पर जाता है और बहुत देर देर तक बैठे रहता है। तो ये सोचती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। फिर जीमिया को यहाँ पर एक बॉक्स नज़र आता है जिसमें उसकी सारी पुरानी चीज़ें रखी होती है और उन लोग की फ़ोटो भी। ये देखकर वो बहुत ही इमोशनल होने वाली होती है, पर अपने आप को कंट्रोल करके वो सोचती है कि अभी हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है और मैं बस इसे मेडिसिन पिलाकर चली जाऊँगी। फिर जीमिया वायु को आवाज़ देने लगती है कि उठ जाओ और मेडिसिन ले लो। तभी जैसे ही वो आँख खोलता है तो जीमिया को देखकर वो पुरानी वाली उसे याद कर रहा होता है और उसे तुरंत ही वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें मार दिया, और फिर वो उसे किस करने लग जाता है। तो जीमिया फिर उसे रोकते हुए दूर करती है और कहने लगती है कि ठीक से देखो, मैं जीमिया नहीं हूँ, मैं नींग हूँ। लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा फीवर है, इसलिए मेडिसिन ले लो और फिर सो जाना। और फिर वो उसे बाय बोलकर जल्दी से शाओ के पास आती है और कहती है कि चलो जल्दी से सब पैक कर लो, हम लोग घर चल रहे हैं। तभी यहाँ पर जब ये लोग निकल रहे होते हैं तो शाओ के बैग से जीमिया की वो फ़ोटो गिर जाती है और यहाँ पर वायु पानी पीने के लिए बाहर आया होता है और तभी वो ये फ़ोटो को उठा लेता है। फिर यहाँ पर उसे दूसरी वाली फ़ोटो भी मिल जाती है और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि यानी जीमिया मरी नहीं है, वो जिंदा है। और वो इतना खुश हो जाता है कि जल्दी से जीमिया के घर के बाहर तक पहुँच जाता है और उसके फ्रेंड की भी उसे कॉल आ जाती है और उसे ये चीज़ और क्लियर हो जाती है कि वो ग्रेव असल में जीमिया की है ही नहीं, क्योंकि वो तो न्यू बनाई गई है, तो ये हो सकता है कि वो जिंदा है। तो यहाँ पर ये खुश हो जाता है कि यानी अब कंफर्म हो गया। वो यहाँ पर जीमिया के घर के बाहर पहुंचकर डोर नॉक करने लगता है और कहता है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो। वो उसे कॉल भी लगा रहा होता है और कह देता है कि अगर वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो हो जाएगा नहीं। जैसे ही जीमिया दरवाज़ा खोलती है तो वो अंदर आ जाता है और उसे हक करके उसे जीमिया कहकर बुला रहा होता है। तो वो कहने लगती है कि वो तो मर चुकी है ना, उस दिन मैंने भी सुनी थी कॉल पे। तो फिर वो उसे सब बताने लगता है कि उसे कंफर्म पता चल गया है कि वही जीमिया है। वो उसको दोनों फ़ोटो भी दिखाता है और कहता है कि वो जो ग्रेव थी वो भी न्यू बनाई गई है। उसे सारे चीज़ें कंफर्म करके कहने लगता है। तो फिर वो मान लेती है कि हाँ मैं ही जीमिया हूँ। तो क्या हो गया, हमारा ब्रेकअप हुए 7 साल हो गए और अब हमारे बीच में कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तुम्हें पता है मैंने ये सब नाटक क्यों करी? क्योंकि मुझे तुमसे दूर होना है। वो उसे अपने घर से बाहर निकालने लगती है। तो फिर वो कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया। तो यहाँ पर जीमिया उससे कहने लगती है कि अब ये सब बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम हमारे बीच में अब नहीं आ सकते। सब बोलकर वो उसे निकाल के दरवाज़ा बंद कर रही होती है। तो वायु पूछने लगता है कि वो अब्रॉड में और तुम उसके साथ आखिर खुश भी हो के नहीं? मुझे तो लगता ही नहीं कि वो तुम्हारी और शाओ की कोई केयर करता है, तो क्या फ़ायदा ऐसी मैरिज का? तो जीमिया उसे कहती है कि इसका तुमसे कोई मतलब नहीं है, कम से कम मेरा हस्बैंड तुमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तो ये सुनकर फिर वायु तो उसे फोर्सली किस करने लगता है। तो ये उसे थप्पड़ मार के चिल्लाती है कि तुम अब मुझे 7 साल पहले वाले से भी ज़्यादा डिस्गस्टेड लग रहे हो। फिर इतने में यहाँ पर शाओ की आने की आवाज़ आती है। तो वो यहाँ पर ग्रैंड माँ के साथ आई होती है और कहने लगती है कि डॉक्टर अंकल आप यहाँ पर। फिर ग्रैंड माँ तो यहाँ पर वायु को खाने पर इन्वाइट कर लेती है कि उनके खाने का टाइम ही हो गया है, तो वो भी खा के जाए। तो यहाँ पर वायु तो खुशी खुशी मान लेता है। फिर लोग साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद जीमिया वायु को बाहर तक छोड़ने जाती है और उसे कह देती है कि उनके बीच में सब कुछ खत्म है। तो यहाँ पर वायु तो उसे मना रहा होता है कि तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स रखती हो। तो वो उसे चिल्लाती है कि अगर तुम अभी यहाँ से गई नहीं ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, और जल्दी से अंदर चली जाती है। फिर वायु अपने फ्रेंड से मिलता है और उसे सब बताता है कि कैसे उसने जीमिया को ढूंढ लिया और उसकी शादी भी हो चुकी है और बच्चा भी है। तो ये सुनकर उसका फ्रेंड भी शॉक हो जाता है और कहता है कि अब तू क्या करेगा? तो वायु कहता है कि ऑफकोर्स उसका डिवोर्स करवाऊंगा। ये सुनकर उसका फ्रेंड कहता है कि तू पागल हो गया है, उसकी अच्छी खासी लाइफ को तू क्या बर्बाद करना चाहता है? ये कितनी ख़राब बात होगी, तुझे पता भी है? और वैसे भी उसने झूठा ग्रेव बनाने का इस सब का नाटक करी थी, इसका मतलब है कि वो तुझसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती है, वो तुझसे हेट करती है। तो भी वायु नहीं मानता और नेक्स्ट डे वो यहाँ पर जीमिया के पीछे पीछे उसके बॉस के साथ यहाँ पे डिनर पे पहुँच जाता है। तो यहाँ पर बॉस तो वायु को देखकर उसे अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। जब यहाँ पर फिर जीमिया बहाने से वॉशरूम में जाती है तो यहाँ पर वायु भी पहुँच जाता है और उसे वो मनाने लगता है कि उसका हस्बैंड है। तो क्या हुआ, वो चाहता है कि अगर वो उसे अपनी लवर बना के भी रखेगी तो भी वो मान लेगा। जीमिया कहती है कि अच्छा तो तुम्हें मिस्ट्रेस बन के रहना है। वो उसे किस करने लगती है और कहती है कि तुमने क्या मुझे इतनी टाइप की लो वुमेन समझे हुए हो? ओह हाँ, मुझे याद है कि तुमने अब पार्टी में भी मेरे बारे में क्या क्या बात किए थे और मैंने अपने कानों से सुनी थी कि तुमने मुझे क्या क्या कहा था। मैंने सोचा था कि कम से कम तुम तो मेरे बारे में वैसा नहीं सोचते होंगे। वो उससे बातें सुनाती है
और यहाँ से जाने लगती है। तो ह्वायू से माफ़ी मांग रहा होता है। फिर बाहर जीमियाओ को एक चोर मिल जाता है जो कि उसका पर्स चुरा के लेके जा रहा होता है। तो ह्वायू ये देखकर जल्दी से जीमिया को उठाता है और वो उस चोर से पर्स छीन कर लेकर आता है, पर उसके हाथ में चोट लगी होती है। तो ये जल्दी से फिर इसे डॉक्टर के पास लेके जाती है और फिर उसकी पट्टी कराने के बाद वो अपने घर चलने लगती है। पर यहाँ पर फिर वो उसे रोकने लगता है कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, तो मेरे घर चल के कुछ खाना बना दो। तो मान जाती है। यहाँ पर फिर उसे सूप बना के देती है। इसके बाद यहाँ पर जीमिया को किसी की कॉल आती है और वो जानबूझ के ऐसे बात करती है कि हस्बैंड तुम घर आ गए हो, ठीक है फिर हम लोग मिलते हैं। पर फिर ये सुनकर ह्वायू बहुत जेलस हो जाता है और वो जीमिया को किस करते हुए यहाँ बेडरूम में लेकर आ जाता है। दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जीमिया उठकर जा रही होती है तो ह्वायू से रोकता है और कहता है कि उसने सिर्फ उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं किया, वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। कहने लगती है कि सच में तुम पूरे पागल हो चुके हो। वह यहाँ पर उसे आर्ग्यूमेंट करके फिर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जिस आंटी के साथ रह रही थी उसका बेटा फाइनली अब अब्रॉड से आ गया होता है और वो अब अपनी मॉम को कह देता है कि अब वो वापस नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। वो यहाँ पर जीमिया के लिए भी गिफ्ट लेकर आया होता है। जब इन दोनों बातें कर रहे होते हैं तो बाहर वायु खड़ा होता है और उसे लग रहा होता है कि उसका हस्बैंड है। तो वो बहुत ही अपसेट होकर यहाँ से फिर चला जाता है। फिर ऐसे ही इनका रिलेशन बढ़ रहा होता है और जीमिया इसी लड़के के साथ मिलकर वायु के सामने झूठा नाटक करती है कि ये सच में उसका हस्बैंड है ताकि उसे यकीन हो जाए। पर फिर अचानक से शाओ जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और उसकी सर्जरी के लिए पहले तो ब्लड देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो उसकी आंटी का बेटा है वो बताता है कि मेरा ब्लड हुआ है, मैं अपना ब्लड दे सकता हूँ। तो तुरंत ही फिर वायु से रोकता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम उसके डैड हो और डायरेक्ट पेरेंट्स अपना ब्लड नहीं दे सकते। तो यहाँ पर फिर जीमियाओ वायु को रोकती है और वो उससे कहने लगती है प्लीज़ तुम उसे ब्लड दे दो और मेरी बेटी को बचा लो। ये सुनने के बाद वायु शॉक हो जाता है कि क्या, यानी मैं उसका डैड हूँ। तो जीमियाओ से हाँ बोलती है। फिर यहाँ पर कि आंटी का बेटा ये ब्लड देने को तैयार होता है, जिसके बाद फिर वायु अपनी बेटी की सर्जरी करके आता है और शाओ को गुड न्यूज़ देता है शाओ अब सेफ है। तो वो जल्दी से उसे हक करती है और दोनों ही फिर रो रहे होते हैं। इसके बाद जब शाओ को होश आ जाता है तो दोनों ही फिर उससे मिलते हैं और यहाँ पर शाओ दोनों को मम्मी डैडी कह रही है। तो मियाँ को भी ये चीज़ शौक लगती है कि उसे क्या पहले से पता है। तो शाओ बताती है कि जब मैं डैडी को पहली बार देखी थी तब भी मैंने उन्हें पहचान ली थी, लेकिन मम्मी आप अपसेट थी इसलिए मैंने फिर कभी नहीं बोली। वायु से कह रहा होता है कि मम्मी डैडी आप हमेशा साथ में रहेंगे और तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेंगे। फिर जीमिया और वायु अपने बेटे की ग्रेव पर जाते हैं और उससे बातें करते हैं कि वो लोग हमेशा उससे ऐसे मिलने आया करेंगे। यहाँ पर फिर फाइनली दोनों अपना लव कन्फेस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।